हेलो एंड वेलकम टू इनोवेटिव इंस्टीट्यूट। बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के कंसेप्ट्स हम देख चुके हैं। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी करे हैं। अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेज और डीयू के एमकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो एक्सरसाइजेस का पहला क्वेश्चन हमारा है परपेचुटी की डेफिनेशन क्या है। तो परपेचुटी इज जैसे हमने देखा था एन एन्युटी विच कंटिन्यूज फॉर एवर, दैट इज अ प्रिंसिपल पी विच अर्न्स फिक्स इंटरेस्ट फॉर एवर। ये इसका आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द सम ऑफ 1000 रुपीज growing at 6% effective, the force of interest with the given value of log 1.06 is equal to 0.0253 is, यानी हमें निकालना है यहाँ पर फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट दे रखा है, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट मैंने पहले बताया था आपको। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है कंपाउंडेड कंटिन्यूसली के कंसेप्ट से रिलेटेड है। जब हम इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली करते हैं तो हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर सम ऑफ 1000 का कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए है सिर्फ। इसके बिना भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें सिर्फ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमें निकालना है। तो लेट अस सी। रियल इंटरेस्ट रेट का हमने फॉर्मूला देखा था, हम कर रहे हैं कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली, तो ई रेज टू पावर आर माइनस 1। अब हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट गिवन है विच इज 6%। -1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1.06 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आर। वो मैं क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ पर इसका लॉग यूज कर सकते हैं। ये बन जाएगा आर लॉग ई, लॉग के प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके। लॉग आर इंटू लॉग ई। लॉग 1.06 वॉज गिवन एज 0.0253, तो वो वैल्यू हम वहाँ से ले लेते 0.0253 इज इक्वल टू आर लॉग ई की वैल्यू 0.4343, so R will be 0.253 divided by 0.0253 divided by 0.4343। 0.0253 divided by 0.4343, we get 0.0582582। हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 3, दैट इज 5.83%। ये आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट या फोर्स ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द इफेक्टिव रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी of 500 payable at the end of each quarter will aggregate to 10,000 will be। तो इफेक्टिव रेट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एट द एंड दे रखा है परपेचुटी एट द एंड, so principal value of perpetuity is R by I, and we know that this is R by
r अपॉन क्वार्टरली है इंटरेस्ट, r बाय 4, इस 4 को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ये हो जाएगा 4r, r is periodic payment. Now how much is the periodic payment? The periodic payment is 500 rupees and we have 10,000 rupees as principal. So 10,000 is equal to 4 multiplied by 5 divided by r rate of interest. R will be, sorry, it was not 5, it was 500. So it will be 2000 divided by 10,000. That is 0.2 or 20% is the answer. So the answer in this case will be C. इससे पहले जो हमने देखा था उसमें आंसर क्या आ रहा था 5.8, 5.84, नियरेस्ट आंसर 5.84, द क्लोजेस्ट आंसर. फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. द इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 3% कन्वर्टेड सेमी एनुअली. Effective rate is equal to 1 plus r by m raised to power m minus 1. So effective rate we have to find out. The nominal rate is 3%. So 1 plus 0.03 converted semi-annually. So raised to power 2 minus 1. One 1.015 square minus 1. Now 1.015, this will be 1.0302. One 1.0302 minus 1, that is 0.0302 or 3.02%. So the answer in this case will be D. Question number 5. Interest rate per year is 16 and compounding occurs every quarter, then interest rate per compounding period is, this is a very simple question, 0.16 is your interest rate per year. आपको उसे क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करना है तो that divided by 4 will be 0.04. 0.16 divided by 4 is 0.04. A sum fetched a total simple interest of 4,016.25 at the rate of 9% per annum in 5 years. What is the sum? I know this is very simple. फिर भी एक बार देख लेते हैं. Simple interest is equal to PRT. Simple interest is given to be 4,016.25, where principal we don't know, we have to find the sum. Rate of interest is 9%, that is 0.09, and time is 5 years, for 5 years. So 4016.25 is equal to 0.45 P.
principal will be 4016.25 divided by 0.45, which we get as 8,925. So answer will be D. Now difference between simple interest and compound interest on 1200 rupees for 1 year at 10% per annum reckoned half yearly is, we have to find the difference between the simple interest and compound interest on 1200. Let's copy the question. So compound interest minus simple interest. The formula for compound interest was P 1 plus I raised to power n minus 1 minus simple interest. So P is 1200. Rate of interest is reckoned half yearly. So it will be 5%, 1.05 for 1 year. So reckoned half yearly is square minus 1 minus 1200 into 0.1 for 1 year. $1.05 square will be 1.1025 minus 1 minus 120. That is 1200 multiplied by 0.1025 minus 120. 1200 into 0.1025 is 123 minus 120. That is the difference between compound interest and simple interest is 3 rupees. Hence the answer in this case will be B, 3 rupees. The effective annual rate of interest compounding to a nominal rate of 6% per annum payable half yearly. Effective rate we have to find out. Nominal rate is 6, payable half yearly. So it will be, ये क्वेश्चन हमने शायद पहले करा हुआ है पिछले एग्जांपल्स में, एक बार फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं. Is 1 plus R by M raised to the power M minus 1. So that means it will be 1.03 square minus 1. It was 6% for half year. तो 6% का half yearly हो जाएगा 3%, that is 0.03. 1 plus 0.03 will be 1.03. 1.03 whole square is 1.0609 minus 1 or 0.0609.
that is 6.09%. This will be the answer. So D will be the answer. Question number 9. In the given formula, R is equal to S into I upon 1 plus I raised to power n minus 1. हमसे पूछा जा रहा है R is, what is R? R आपको पता है पीरियोडिक पेमेंट होता है किसका? एन्युटी साइज होता है. एन्युटी साइज A can, we can go with this answer A, but more specific इसमें जो आंसर गिवन है that is B, the annuity size to accumulate the sum of money S over n time intervals. So this will be the more specific answer, though we can go with answer A, but आंसर A यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि हमें ज्यादा स्पेसिफिक, ज्यादा सेंटर्ड आंसर दे रखा है. Next, 10th, when interest is compounded, the formula for compounding the amount is that this is also very simple. हमें सिर्फ ए आंसर भी ठीक है और डी आंसर भी इसका ठीक है. यहाँ पे दोनों आंसर इसमें ठीक है. ये ए और डी ये दोनों ही एक्सप्रेशन है. दिस इज व्हेन कंपाउंडिंग इज डन ओनली वंस. एंड तो मोर जनरल आंसर जो है दैट इज डी. तो ज्यादा स्पेसिफिक आंसर आपका ये हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें अगर आपका कंपाउंडिंग एनुअली है तो एम को हम 1 ले लेंगे विच विल टर्न आउट टू बी ए. दैट इज वो एक सिर्फ एक केस हो गया इसका. तो डी इज द मोर स्पेसिफिक आंसर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे 2009 में जो क्वेश्चन आया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन compounding of interest is continuous, then amount A equals now the amount A will equal how much? C will be the answer. A is equal to P into E raised to power R T. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूला में गड़बड़ है. Now this formula is correct. लेकिन हमें सिर्फ पूछा यहाँ पर अगेन R है. R की वैल्यू क्या होगी? तो व्हाट इज R? R is again the annuity size. Annuity size not to accumulate a sum P. Accumulate करके हमारे पास amount आता है, that is not called principal. R is again then annuity size to amortize. Amortize का मतलब होता है write off करना. हम write off नहीं कर रहे हैं. 1 plus I है, amortize होता तो 1 minus I या 1 minus D something ऐसा कुछ expression होता. तो amortize हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. So annuity size is the most appropriate answer in this case. Question number 2, answer will be A. Third question, present value of a sequence of payment of 125 rupees made at the end of each quarter and containing forever, that is continuing forever, it should be continuing forever, if effective rate is 8%. अगेन हमारा परपेचुटी का क्वेश्चन आ गया. ये हम इसे कैसे करेंगे? P is equal to at the end है R by I, and we know I is what? Rate of interest R divided by, this was a case of compounding quarterly, so R by 4. तो ये 4 आ जाएगा ऊपर, 4R by small r.
we have to find the principal. Payment is of 125 rupees and effective rate of interest is, so this is 4 multiplied by 125 divided by 8% rate of interest, which is 500 divided by 0.08 will be 6,250. This will be our answer. $6,250. Next, fourth question. The rate of interest at which a sum of 5,000 would grow to 6,000 in 2 years at simple interest would be. Again, I think this is a simple question. Even though फिर भी जिसको doubt है उसके लिए मैं कर देता हूँ. So principal is given to be rupees 6,000. Sorry, amount is given to be 6,000. So principal 5,000. Amount is rupees 6,000. The simple interest will be rupees 1,000 for 2 years. Rate we don't know. We have to find the rate. The simple interest is equal to P into R into T. Simple interest is 1,000, which is equal to P. P is 5,000. 5,000 into rate of interest into time is 2 years. So rate of interest will be 1,000 by 10,000, which will be 1 by 10. That is 10%. 10% will be the answer. Now, effective rate equivalent to nominal rate of 8% converted semi-annually. Effective rate is equal to 1 plus R by M raised to the power M minus 1. Effective rate we have to find out 1 plus %8 compounded semi-annually minus 1. That is 1.04 square minus 1. 1.04 square 1.0816 minus 1, that is 0.0816, that is 8.16%. This will be the answer. D. At what rate of interest will 3,000 give 120 rupees in simple interest in 6 months? Again, a simple question. Simple interest is equal to P into R into T. Simple interest was 120 rupees. Was 120. $3,000 multiplied by
we have to find the rate of interest multiplied by 6 months, 6 by 12, that is 1 by 2. We have to convert it into number of years. So R we get is 2 multiplied by 120 divided by 3000. R is 0.08, that is 8%. Question number 7, a certain sum of money is invested at 4% compounded annually. The interest for the second year is 25 rupees. The interest for third year will be. How much will be the interest for third year? Compounded annually. So let us see. Compound interest for the second year is given. So we have to calculate compound interest for 2 years. Compound interest for 2 years. Compound interest for 2 years will be P is not given. So P 1.04 square minus 1. Compound interest for 1 year will be P into 1.04 minus 1. तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है. मैं अभी उसे 1.04 माइनस 1 कैंसिल नहीं करना है अभी हमें. लेट्स लीव इट एज इट इज. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. तो इससे हमें मिल जाएगा सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है. दिस इज हमें गिवन है 25 रुपीज़ है. तो P इंटू माइनस P मैंने निकाला कॉमन यहाँ से. I get 1.04 square minus 1 minus 1.04 minus plus 1, that is equal to 25. So P into -1 + 1 हो जाएगा कैंसिल. 1.04 मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो. आपको इसमें जहां पर लगे आप स्टेप स्किप कर सकते हो क्योंकि हम लोगों को मेथड शो नहीं करना है, हमें सिर्फ आंसर देना है. तो 1.04 हमारा आ गया कॉमन. हमारे पास है 1.04 माइनस 1, दैट इज इसका ये वैल्यू था आपका 25. तो P इंटू 1.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 इज 25. मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, वो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं. अब हमें पूछा इसमें गया था द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. Interest for third year will be compound interest
of 3 years after the end of 3 years minus compound interest after the end of 2 years. So compound interest after the end of 3 years will be 1.04 cube minus 1 minus p into 1.04 square minus 1. One point zero four cube minus 1 minus 1.04 स्क्वायर प्लस 1. -1 और +1 हो जाएगा हमारा कैंसिल, हमारे पास बचेगा सिर्फ 1.04 का क्यूब माइनस 1.04 का स्क्वायर. p इंटू 1.04 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और जो बचेगा हमारे पास इसके अंदर 1.04 minus 1. That is p into 1.04 square multiplied by 0.04. अब हमने p 1.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 इसकी हमने वैल्यू पहले निकाली थी. मल्टीप्लाइड बाय 1.04 स्क्वायर का मैंने ब्रेक कर दिया उसको 1.04 और 1.04. तो इसकी वैल्यू हमारे पास थी, वो हमने क्या निकाली थी ऊपर. दिस वैल्यू वाज 25 रुपीज. तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं. We will get 25 multiplied by 1.04. 25 multiplied by 1.04 is equal to 26 rupees. तो हमारा आंसर होगा 26 रुपीज. हमारा आंसर यहाँ पर है नहीं कहीं, तो none of these. Next, question number 8. The expression s is equal to p into e raised to power rt is compounded value when compounding is continuous. This was simple. Force of discount आपको बताना है यहाँ पर क्या है. Force of discount is D. So C will be your answer. Perpetuity is principal. P earns fixed interest forever. Annuity of size P नहीं है, annuity of size R होती है. तो ये वाला आंसर इसका नहीं होगा. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आंसर इसका ए आएगा. प्रिंसिपल P earns fixed interest forever. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास. मनी लेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर 100 रुपीज पर क्वार्टर पेबल इन एडवांस. ऐसा हमने एक एग्जांपल करा था. तो लेट अस सी यहाँ पर क्या होगा. फिर हमें वही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. क्वेश्चन हमारा था, एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं पहले. मनी लेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर 100 रुपीज पर क्वार्टर पेबल इन एडवांस. फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा. जैसा मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था, तो मनी लेंडर जो है वो 5 रुपीज चार्ज कर रहा है पर 100 रुपीज, यानी 5% वो चार्ज कर रहा है.
पर 100 रुपीज और एडवांस में चार्ज कर रहा है पर क्वार्टर, ये क्वार्टरली रेट गिवन है आपको। अब इसमें एडवांस में चार्ज कर रहा है, तो जब वो लोन देगा बोरोवर को, तो बोरोवर के हाथ में उस समय पर कितना आ रहा है, 95 रुपीज। तो बोरोवर जब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, तो उस पे वो कैलकुलेट करेगा 95 रुपीज पे। तो दैट इज 5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 100 में से 5 रुपीज उसी समय, क्योंकि एडवांस में ले रहा है इंटरेस्ट, तो उसी समय पर वो उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। क्वार्टरली है तो रेज टू पावर 4 आ गया, दैट इज दिस इज 1.05263। अगर हम इसे 1.052 ले लेते हैं, 1.052 रेज टू पावर 4 माइनस 1, तो 1.052 raised to power 4, we get 1.2247 minus that is 0.2247 or 22.47% will be his effective rate of interest, 22.47। क्लोजेस्ट नहीं आ रहा है, अगर क्लोजेस्ट आपको नहीं लग रहा, आंसर कोई भी ठीक नहीं लग रहा है, तो यू कैन लीव। इसमें जो क्लोजेस्ट आ रहा है यहाँ पर वो ए है, मतलब उससे ज्यादा क्लोज कोई नहीं है। हमारा आंसर 22.47 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 22.7 गिवन है। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, आप मार्क्स छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ यही उसका क्लोजेस्ट है, तो आप मार्क कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर बोर्ड को लगेगा कि ऑप्शंस गलत हैं, तो वो क्वेश्चंस को कैंसिल कर सकते हैं वो सब। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, आंसर केम आउट टू बी 6.09%। हमने एग्जाम्पल में भी करा था और इसमें भी हमने भी आगे करा है। क्वेश्चन नंबर वाज, मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में अभी हमने करा था उसको। नेक्स्ट, annuity due is when first payment is made in the beginning of the first interval. Annuity due, so first payment is made at the beginning of the first payment interval, so this is annuity due. Now 14th question, how much money is needed to endure a series of lecture containing rupees 2500 at the beginning of each year indefinitely? मतलब it is a perpetuity. When money is worth 5% compounded annually, हमें beginning में चाहिए। तो हाउ मच मनी डू वी रिक्वायर, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा अगर हमारी परपेचुटी बिगिनिंग से स्टार्ट होती है एंड में नहीं होती है, तो हम इसे इस तरह से लेते हैं, दैट इज 2500 प्लस, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5%। 50,000 प्लस 2,500, तो दैट इज 52,500 हो जाएगा आपका द प्रिंसिपल ऑफ दिस परपेचुटी, 52,500। 15th question, the amount of an ordinary annuity consisting of n payments of rupees r rupees r each at the rate I per period is given by, सिंपली हमें यहाँ पर अमाउंट का यानी कि s का हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। s का फॉर्मूला यहाँ पर ये हो जाएगा,
B. B will be your option. And annuity is an dash annuity when the first annuity is paid at the end of first payment period, first payment interval. So in that case, it is an ordinary annuity. 17th, the effective rate of discount D will be. So this is not the formula. हमें formula याद रखना पड़ेगा इसके लिए. So the formula here is this one. दोनों सिमिलर लग रहे हैं. यहाँ पर t लिया हुआ है एक्सपोनेंट में, तो t नहीं आएगा, यहाँ पर m आएगा. ठीक है, तो C will be your correct answer. Interest rate per year is 16 and compounding occurs every quarter. So आपको interest rate per compounding period निकालना है. So that will be 0.04, यानी कि 0.16 का क्वार्टरली अगर कन्वर्जन किया जाए तो 0.04. नेक्स्ट अगेन 19th क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं. द आंसर वाज 8925 आई थिंक. Yes, question number 6. It is same as question number 6 और the answer was 8925. 20th में भी हमने करा था. अभी थर्ड 3 रुपीज आया था. इफेक्टिव एनुअल रेट 6.09%. Find the compound interest on 7500 at 4% per annum for 2 years compounded annually. I think इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत है. कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल लोगे सिंपली. 612 आंसर आएगा आपका. Accumulated series of deposits as future sum of money is classified as. Accumulated series of deposits. Series of deposits आपका आता है क्या? Annuity fund. Next, 24th. Monica deposits money in a bank paying 16% interest rate compounded quarterly. If she wants to have rupees 15,000 in her account after 5 years, how much should she deposit today? ये भी आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है. Let us see. So amount is principal 1 plus I raised to power n. So she has to accumulate 15,000 rupees after 5 years when 16%, when the interest is compounded at 16% quarterly. $15,000 has to be accumulated. We don't know the amount. How much should we deposit today? Interest rate is 16% per annum. Quarterly हमें convert करना है, तो it will be 1.044% हो जाएगा. And for 5 years, quarterly 5 years तक. Quarterly हो गया 4, M हो गया 4, T हो गया 5. 4 5s is 20. So this is what we have to calculate. तो हम 1.04 raised to power 20 पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं. 1.04 raised to the power 20. 2.1911. This is 2.1911. 15,000 is equal to P multiplied by 2.1911. Or principal will be 15,000 divided by 2.1911. And we will get amount as principal as 6,845 rupees 80 paisa. So let's check the answer. 6,845 80 paisa. Next 25th question is find the effective discount rate when nominal rate of discount is 10% compounded continuously. Effective discount rate we have to find out.
discount rate effective is 1 minus 1 minus d by m raised to the power m. Effective discount rate we have to find out. 1 minus will be 1 minus the nominal discount rate was 10% compounded. Oh, sorry. This was a question of compounding continuously. So we are using the wrong formula. This will be 1 minus e raised to the power minus d. 1 minus e raised to the power minus 0.1. तो हम पहले e raised to the power 0.1 की वैल्यू निकालेंगे. e raised to the power 0.1. e raised to the power 0.1 is 1.10517. Let us round it up. 1.1052. अब उसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं क्योंकि हमें e रेज टू पावर माइनस 0.1 चाहिए. तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1052 0.9048. So what we have is 1 minus 0.9048, which will become 0.0952. That is 9.52% is your effective discount rate. So let's check the answer. 9.52D. D is your answer. 26th question. A loan of 20,000 is to be repaid in a certain equal annual installment of 2,470. The loan given है यानी हमारे पास principal है. This is an annuity because आपके पास एक equal annual installment है, series of equal payment made periodically. So therefore 2,470 is R, 20,000 is P. Interest is compounded at 4% per annum. Find the number of such installments. तो हमें principal निकालना है एक ordinary annuity का. प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? R 1 minus 1 plus I raised to the power minus n divided by I. So principal जो given था हमें that was 20,000. Installment was 2,470. 20,000 is our principal. 2,470 is the size of the annuity. 1 minus 1.04 raised to the power n minus n divided by 0.04. n की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है हमें. अब मैंने पहले आपको बताया था हमारे पास हमने जब क्वेश्चन कर रहे थे तो हम कभी लॉग का यूज कर रहे थे या हम वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे थे, रूट निकाल रहे थे. ठीक है, फोर्थ रूट हमने निकाला था एक एग्जांपल में. तो वहां पर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन है तो हमें उतना लंबा नहीं करना है. तो वो देखते हैं हमें क्या करेंगे हम यहाँ पर. तो हमें वैल्यू निकालनी है एन की. तो यहाँ पे हम ऑप्शंस की मदद से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन. एफ इज
20,000, यहाँ से 0.04 को ऊपर ले लेते हैं, 0.04 डिवाइडेड बाय 2470, और ये आता है हमारे पास 1 माइनस 1.04 रेज टू द पावर माइनस n। 20,000 multiplied by 0.04 divided by 2470 is 0.3238. 0.3238 is equal to 1 minus 1.04 raised to the power minus n, or 1 minus 0.3238 is equal to 1.04 raised to the power minus n. That is 1.04 raised to the power minus n is equal to 1 minus 0.3238, which is 0.6762. अब मैं इस पावर को सॉल्व कर लेता हूँ, पॉजिटिव बना लेता हूँ, मतलब 1.04 रेज टू द पावर n, कैसे? रेसिप्रोकल लेके 1 बाय 0.6762, तो इस 0.6762 का रेसिप्रोकल आया 1 डिवाइडेड बाय 0.6762, we get 1.4788। अब हमको चेक करना है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन n का वैल्यू जो है हमें 1.4788 आंसर देगा या इसके नियरेस्ट आंसर देगा हमको। तो पहले देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। 11 years, 10 years, 15 years, 9 years। 11 years पे देखते हैं पहले। अगर मैं n को 11 पुट कर दूं क्या आता है? 1.04 रेज टू द पावर 11, चेक करते हैं कितना आता है। 1.04 raised to the power 11 is 1.5394। 1.5394, 1.5394, this is obviously not the answer। अगला है हमारे पास 1.04 raised to power, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास था 10 years का। 10 पुट करके देखते हैं। टेन पुट करने पर क्या आता है? 1.04 raised to the power 10, we get 1.4802। 1.4802 ये आया 10 पे। कम हो रहा है और हमें कम चाहिए। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या बचे हैं? 15 में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 11 से 10 में आने पर कम हो रहा है, 11 से 15 पे जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 9 चेक कर लेते हैं, 9 पर क्या आ रहा है आंसर। 1.04 रेज टू द पावर 9, ये एक बार देख लेते हैं।
1.04 रेज टू द पावर 9 इज 1.4233। बहुत ज्यादा ही कम हो गया ये तो इसका नियरेस्ट आ रहा है 1.4233 समथिंग, ऐसा कुछ आंसर आया। तो इसमें जो नियरेस्ट आंसर आ रहा है वो n इज इक्वल टू 10 पर आ रहा है। तो आपको इस तरह से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। मैंने तो एक एक स्टेप करा है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी लग रहा होगा ये, बट आप जब आप करने बैठोगे तो इतनी ज़्यादा स्टेप्स आपकी नहीं होंगी। सीधा उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना है ये n, और n इवैल्यूएट करने के लिए आपको ऑप्शन में से वैल्यूज उठानी है इस तरह से। तो 10 विल बी योर आंसर इन दिस केस। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट आते हैं 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन में विद्या सेविंग्स अकाउंट हैज अ बैलेंस ऑफ 2654.39, इंटरेस्ट रेट इज 3% कंपाउंडेड मंथली, फाइंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड 2 years अगो। ओके, 2 years का टाइम है, 2 years के बाद का हमें पैसा दिया हुआ, मतलब अमाउंट गिवन है, दैट इज इट इज द अमाउंट, कंपाउंडेड अमाउंट है ये। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई रेज टू पावर n। अमाउंट हमें चाहिए 2654.39, 2654.39। प्रिंसिपल कितना होना चाहिए नहीं पता हमें, कितना होगा। इंटरेस्ट रेट इज 3% कंपाउंडेड मंथली, इंटरेस्ट रेट इज 3% कंपाउंडेड मंथली। तो लेट्स टेक 1 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय मंथली है 12। 2 साल का टाइम पीरियड है हमारे पास, तो 24 हो जाएगा ये। 0.03 divided by 12 is 0.0025. 2654.39 is equal to P into 1.0025 raised to power 24। ये वैल्यू अब हमको निकालनी है, 1.0025 raised to power 24। and we get 1.0617। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2654.39 is equal to 1.0617 P, or P will be 2654.39 divided by 1.0617, which comes out as 2500 rupees. So this is the answer. Let us check the answer. Answer is A, 2500 rupees. Let's move on to next question, 28th. According to an investment proposal, an initial investment of 1 lakh rupees is expected to yield a uniform income stream of 10,000 rupees per annum. So we are going to get a uniform income stream of 10,000 per annum. So this is a case of annuity. If money is worth 8% per annum compounded continuously. Okay. So annuity का केस है और compounded continuously है। So what is the expected payback period, यानी कि हमें time period हमें find out करना है। What is after what time the initial investment will be recovered। हमें number of years हमें यहाँ पर find out करना है again। So we have initial investment, that is principal value हमारे पास है, और अगर कुछ भी हमें मेंशन नहीं होता एन्युटी किस तरह की है, तो वी विल टेक एज अ जनरल रूल, इट विल बी टेकन एज ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी में कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली के केस में प्रिंसिपल हम कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन करेंगे 0 to n r into e raised to power minus rt dt. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख। आर को हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। कॉमन नहीं मतलब हम जैसे कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर करते हैं उस तरह से हमने कांस्टेंट को बाहर कर दिया। तो दिस इज इनकम स्ट्रीम हमारी थी 10,000। 0 to n हमें पता नहीं है कितने साल के बाद का है, मतलब हमें नंबर ऑफ इयर्स ऑब्वियसली फाइंड आउट करना है। e रेज टू द पावर माइनस आर टी डी टी। हाँ, आर हमें कितना गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास, 0.08 ये आ गया हमारे पास। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इज 10 इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करते हैं तो e रेज टू पावर -0.08 t डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस 0.08 0 टू n, ये हमको वैल्यूज निकालनी है। -0.08 को हम यहाँ से इधर ले लेते हैं, वी विल गेट -0.8 इज इक्वल टू e रेज टू पावर -0.08 n माइनस e रेज टू पावर -0.08 into 0 that is 0, जो बन जाएगा 1। So we will get 1 minus 0.0, oh sorry, 0.8 is equal to e raised to the power minus 0.08 n. 0.2 is equal to e raised to the power minus 0.08 n। अब फिर हमारे पास फिर क्या है ऑप्शंस, n की वैल्यूज हमें देखनी है अब क्या क्या है, क्या क्या वैल्यूज गिवन है, 20, 19, 21, 18, ये वैल्यूज हमें पुट करके देखनी है। तो सबसे पहले 20, सबसे पहले देखते हैं e रेज टू पावर माइनस 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 20, n की वैल्यू 20 पुट करना है हमें, जो बन जाएगा e रेज टू द पावर माइनस 1.6। तो e रेज टू पावर माइनस 1.6 सीधा नहीं आएगा, हम पहले e रेज टू द पावर 1.6 की वैल्यू निकाल लेते हैं। e रेज टू पावर 1.6 की वैल्यू आएगी e e
raised to the power 1.6, we will get 4.9530. Then हमें चाहिए e raised to power माइनस, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4.9530, दैट इज 0.2018 और 0.2। तो यहाँ पर हमारा मेरे ख्याल से पहले ऑप्शन में ही आंसर आ गया है। हमें चाहिए था, सॉरी, हमको चाहिए था 0.2 और ई रेज़ टू पावर माइनस 1.6 आ गया है 0.20 समथिंग, 0.2। तो हेंस हमारा आंसर पहले ही केस में आ गया यहाँ पर 20। तो इसी तरह से अगर पहले आंसर में नहीं आता तो आप नेक्स्ट आंसर इवैल्यूएट करोगे एंड इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करोगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29। Person deposited for 4,000 rupees in a bank at 6% compounded continuously after 3 years, यानी 3 साल तक वो 6% compounded continuously चला। Rate of interest was increased to 7% and after 5 more years, यानी कि 7% फिर चला 5 years तक। Rate was further increased to 8%. Money was withdrawn at the end of 10 years, sorry 10 years। 10 साल के बाद पैसा विड्रॉ कर लिया गया। तो अमाउंट हमें निकालना है 10 साल के बाद का। इनिशियल अमाउंट वाज 4,000। दिस वाज शुरुआत में कैलकुलेट किया गया था 6% पे कंपाउंडेड कंटिन्यूसली फॉर 3 years। $0.06 multiplied by 3, then 1.077% आ गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अनदर 5 years। then it was increased to 8%, तो 1.08 फॉर 3 और 5 8 years हो गया। 10 साल के बाद उसने निकाला, यानी रह गए हमारे पास सिर्फ 2 साल। इस सबको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो 4,000 इंटू ई रेज टू पावर 0.18, 4,000 इंटू ई रेज टू पावर 0.18, ई रेज टू पावर 0.18 अगर आप निकालोगे तो ये आता है 1.1972 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 रेज टू पावर 5 आता है 1.4025 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 रेज टू पावर 2 आता है 1.1664 और इस सब का आंसर आ जाएगा आपका मिलाकर 7,833.88। आंसर चेक करते हैं क्या है। फिर इसमें कोई एग्जैक्ट आंसर हमारे पास नहीं है। 7,833.88 हमारे पास आ रहा था, लेकिन यहाँ पर है 7,974, तो क्लोजेस्ट आंसर यही आता है। इसको आप मार्क कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इफ यू आर वेरी डाउटफुल, क्योंकि अगर ऑप्शन सही नहीं है तो ये आप क्वेश्चन डिडक्ट हो जाएंगे आपके, मतलब डिलीट हो जाएंगे आपके इसमें। Question number 30. Under compound interest, the formula A is formula for A for amount is given by. So this is the formula for compound interest under compound interest. 30th का आंसर डी हो जाएगा। So this is all in mathematics of finance. Thank you very much.